हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर करेंगे चर्चा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब सर्कस का कोई सर्कस दिखाने वाला है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं BC हमारा एक खंभा होगा और इसी से हमारा एक बंधा हुआ डोर, जिस पे चढ़ करके जो कलाकार है वो अपनी कला दिखा रहा है। करें यदि भूम अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण कितने का है? 30 अंश। तो हमें बतानी क्या है? खंभे की ऊंचाई, अर्थात इस खंभे की हाइट क्या होगी, यही हमें क्या करना है? बताना है। तो चलिए अब अगर हम बात करें तो अगर हमें यहाँ पे बताना क्या है? हाइट माने इसका ये हमारा है लंब और हमको इसमें कर्ण दिया गया है। तो लंब और कर्ण जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात में आएंगे वही वाला फार्मूला हम लोग लेके चलेंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, लाल बटे कक्का। मतलब यल मतलब होता है लंब, ए माने आधार और के मतलब होता है कर्ण। यल बाई के जो होगा ये बात करेगा हमारा, जो जानकारी देगा साइन के बारे में, ए बाई के देगा कॉस के बारे में और यल बाई ए जानकारी देगा टैन के बारे में। तो हमको चाहिए क्या? लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण हमारा मिल जाएगा साइन में, इसलिए हम लोग लेके चलेंगे साइन। चूंकि यहाँ पे एंगल हमारा 30 था, इसलिए एंगल कितना लेके चलेंगे? 30। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास है h, कर्ण हमारे पास है 20। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तिरछा गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा h में होगा 2h और 20 का गुणा 1 में होगा 20। तो ऐसे कंडीशन में 2 का यहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आएगा हो जाएगा डिवाइड। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से h ही हमको निकालना था, अर्थात खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। क्वेश्चन हमारा क्या बोला? कह रहा हमारे पास कोई एक पेड़ है, आंधी आया और आंधी आने पर ये पेड़ जो हो गया, ये क्या हो गया? मुड़ गया। मतलब टूटा नहीं है, अभी वो लगा हुआ है, लेकिन इसका ऊपरी वाला पार्ट आके कहाँ छू गया है? जमीन पर। ठीक, तो यही वाला यहाँ से हमने सपोज के यहाँ से टूट गया होगा और ये टूटा हुआ भाग ही यहाँ के जमीन पे लग गया होगा। और कह रहा ऐसे कंडीशन में ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश। 30 अंश लिख दिया। कह रहा पेड़ के पादबिंदु की जो दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कह रहा कि ये पेड़ का शिखर जहां पे जमीन को छुआ है, इसकी पेड़ के पादबिंदु मतलब होता है निचला सिरा, इससे इसकी दूरी जो दी गई है वो दिया गया 8 मीटर। तो हमसे कह रहा आप क्या कीजिएगा? पेड़ की ऊंचाई बताइएगा। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई तो हमारी क्या थी? VD। इसका मतलब हमें x और h दोनों को जो हम जोड़ेंगे तब हमारा आएगा पेड़ की ऊंचाई। कन्फर्म। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आधार हमको पता है और लंब और कर्ण दोनों ही हमको नहीं पता है। तो एक बार आधार के साथ में हम उसको लेके चलेंगे जिसमें लंब आता होगा और एक बार आधार के साथ हम उसको लेके चलेंगे जिसमें कर्ण आता होगा। तो लंब और आधार हमारे आते हैं tan में, तो इसलिए हम लेके चलेंगे tan 30। tan 30, tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब हमारा था x, आधार हमारा था 8। कन्फर्म। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, यहाँ है x बटा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x इक्वल टू 8 कम कितना होगा? 8। √3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर चला गया डिवाइड, तो यहाँ से हमें मिल गई x की वैल्यू। अब अगली बार टारगेट में कौन रहेंगे? जिसमें कर्ण और आधार आता होगा। तो कर्ण और आधार हमारा आता है cos में और cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा है 8 और कर्ण हमारा है h। ठीक, तो cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और यहाँ से हमारे पास 8/h तो था ही। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे √3h और 8 दूना 16। तो ऐसे कंडीशन में √3 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो h वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी 16/√3।
अब लेकिन हमसे क्या पूछा, पेड़ की टोटल ऊंचाई, तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई होगी वो होगा x प्लस एच। ऐसे कंडीशन में x और h को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। x वाली वैल्यू हमारी आई थी 8/√3, h वाली वैल्यू आई थी 16/√3। दोनों का ही आधार समान है, तो √3 और 16 8 हो जाएगा 24। चूंकि नीचे हमारा रूट आ रहा है इसलिए √3 से हमने ऊपर नीचे करा दिया मल्टीप्लाई। क्यों करा दिया, रूट हटाने के लिए। तो ऊपर हो जाएगा 24 √3 और नीचे √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा 3, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 × 8 = 24, तो 8√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई। अब अगर आपका मन करेगा तो √3 की वैल्यू भी आप रखवा सकते हैं। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कह रहा कोई एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी की व्यवस्था करना चाह रहा है। कैसा करना चाह रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ। कह रहा 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको खेलने के लिए वो क्या चाह रहा है कि इनकी जो हाइट होनी चाहिए, किसकी, फिसलन पट्टी की, तो ये कितनी ऊंचाई पे लगा होना चाहिए, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। और फिसलन पट्टी का जमीन के साथ जो झुकाव होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 30 अंश। कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा एसी क्या होगा, फिसलन पट्टी, जिसे बच्चे इसी पे बैठ करके फिसलेंगे। ठीक, तो चलिए मतलब हमसे पूछा क्या गया है, एसी। अब एक बात बताओ आप, हमको लंब पता है, पूछ रहा है कर्ण, और लंब और कर्ण आता किस में है, साइन में। तो साइन और यहाँ पे एंगल कितने का था, 30, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फार्मूला हमारा होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा है 1.5 और कर्ण हमारा है एसी। और साइन 30 अंश की अगर हम बात करें तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और यहाँ हमारे पास है 1.5 बटे एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो एसी का 1 में गुणा हो जाएगा एसी, और 1.5 अर्थात 1.5 का गुणा जब हम कराएंगे किसमें, 2 में, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 3 मीटर। मतलब 5 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो कितने मीटर का होगा, 3 मीटर। चलिए आधा क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, आधा क्या लिखा था, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जिसपे 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे खेलेंगे उनके लिए हाइट रखना चाहता है 3 और झुकाव रखना चाहता है 60। तो कह रहा बताइए ऐसे कंडीशन में फिसलन पट्टी की लंबाई उसको क्या रखनी चाहिए, ये हमको क्या करनी है, बतानी है। कोई बात नहीं, ऐसे भी कंडीशन है। फिर हमको दिया गया लंब और पूछ रहा है कर्ण, तो साइन, और चूंकि इस बार एंगल था 60 तो इसलिए हो जाएगा साइन 60। फार्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब हमारा है 3, कर्ण हमारा क्या है, xz। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और यहाँ से तो हमारा पहले से ही था 3/xz। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो √3xz = 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। √3 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड। अब चूंकि नीचे √3 है, रूट को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे हम लोगों ने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। तो 6 का गुणा √3 में हो जाएगा 6 √3, और √3 में √3 का गुणा होगा 3। 3 से अगर कट करे तो 3 दूना 6, अर्थात अब की बार जो उसको फिसलन पट्टी की लंबाई रखनी चाहिए वो 2 √3 मीटर रखनी चाहिए। या फिर अगर √3 की वैल्यू आपको रखनी हो तो √3 का मान होता है 1.732, वो भी आप रख सकते हैं। कन्फर्म। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, हमने मान लिया भूमि पर कोई एक बिंदु हमारा ये रहा होगा, जो मीनार हमने सपोज कर लिया BC है, के पाद बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी, 30 मीटर, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भी 30 अंश है। मतलब जब यहां से मीनार के शिखर को देखा जाता है तो एंगल कितने का बनता है, 30 डिग्री। तो कह रहा ऐसे कंडीशन में हमें बता दीजिए मीनार की ऊंचाई। तो मीनार तो हमारा BC है, यही हमें ज्ञात करना है, तो इसको हमने सपोज कर लिया कितना मीटर का होगा, h मीटर। अब आप ध्यान से देख के बताओ, इसमें हमें बताना क्या है, लंब, पता क्या है, आधार, और लंब आधार किस में आता है, tan में। तो इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, tan, चूंकि एंगल कितने का था 30, इसलिए हो जाएगा tan 30। फार्मूला होता है लंब बटा आधार। tan 30 अंश का मान होता है 1/√30।
3 और यहाँ h बटा 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो √3h इक्वल टू हो जाएगा 30। √3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड, और चूंकि नीचे रूट है इसलिए √3 से हमने ऊपर नीचे करा दिया मल्टीप्लाई। तो 30 में √3 का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 30 √3, और √3 में √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 धाई में कितना होता है भैया 30, अर्थात क्या बचेगा 10 √3। क्या बचेगा 10 √3। और यही h ही तो हमारा क्या था मीनार की ऊंचाई। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 √3 मीटर। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हमने सपोज कर लिया ये पतंग उड़ रही है, भूमि से इसकी जो हाइट होगी 60 मीटर कन्फर्म। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और इसमें जो लगा हुआ डोर था इसको हमने क्या कर दिया भूमि के एक बिंदु से बांध दिया। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा है, क्योंकि भैया आपने कहीं भी देखा होगा पतंग जब भी उड़ता है वो तिरछा उड़ता है, एकदम सीधा लंबवत नहीं उड़ेगा, ठीक। तो इसलिए इसकी डोर कौन होगी, ये होगी। और भूमि के साथ डोर का जो झुकाव कितने डिग्री का है 60 डिग्री। ये भी हमको दे दिया कि यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा होगा कितने का हो रहा होगा 60 अंश का। तो कह रहा है या मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे यहाँ पे डोर की क्या पूछ लिया है लंबाई, मतलब हमसे पूछा गया है कर्ण, बताया गया है लंब। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं भैया साइन में, इसलिए हम लोग कौन सा एंगल लेके चलेंगे साइन। तो यहाँ से बताओ साइन एंगल था हमारा 60 और साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब था 60, कर्ण हमारा था x। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और यहाँ हमारे पास है 60 बटा x। तिरछा गुणा करा देंगे, √3 का गुणा x में होगा √3x, और 60 दूना कितना हो जाएगा 120। √3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। चूंकि फिर हमारा नीचे √3 है तो रूट को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे हमने करा दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ से 120 का गुणा √3 में होगा तो 120 √3 हो जाएगा, और √3 में √3 का गुणा हो जाएगा 3। 3 से काटा था 3 चौक के 12 अर्थात 0 भी था तो 40, अर्थात x की जो वैल्यू आ गई कितने का आ गया 40 √3 मीटर। तो यही x ही तो हमारे डोर की लंबाई थी, अतः डोर की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर। किसी को डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। हमने सपोज कर लिया कि 1.5 मीटर लंबा कोई एक लड़का होगा जिसकी हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर होगी, और ये हमारा हो गया एक भवन जिससे ये लोग कुछ दूरी पर खड़े हैं। कितने दूरी पर खड़े हैं अभी तक हमको बताया नहीं है। कर जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कर जब यही लड़का यहाँ आता है तो 30 के बजाय अब एंगल कितने का बनने लगता है 60। करा था जब यहाँ था तो तब भवन के द्वारा कोण कितने का बन रहा था 30 डिग्री, और जब यहाँ चला गया तो कितने का बनने लगा 60। वैसे भी आप जान लीजिए कि जितना ही आप नजदीक जाके किसी चीज को देखोगे उसकी एंगल उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। कन्फर्म? बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। हमसे क्या पूछ लिया कि आप बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर चलकर गया है, ये आप हमको क्या कर दीजिएगा बता दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमको भवन की टोटल हाइट कितना दिया था 30। अब एक आध बात बताओ, त्रिभुज तो हमारा यहाँ से बन रहा है, तो क्या इस 1.5 मीटर का कोई यूज है हमारे लिए इस ट्रायंगल में? नहीं। तो इसलिए इस 30 में से जब हम 1.5 घटा देंगे तो C से लेके जो D की दूरी आएगी ये कितने का आ जाएगा 28.5। कन्फर्म? चलिए अब एक बार हम चलना चाह रहे हैं BCD में, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे ट्रायंगल BCD में। यहाँ से हमारा क्या होगा tan 60। tan क्यों? क्योंकि लंब और आधार फिर हमारा है, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा दिया गया 28.5, आधार हमारा दिया गया है y। कन्फर्म? तो ऐसे कंडीशन में tan 60 की जो हमारे पास वैल्यू है वो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और यहाँ हमारे पास है 28.5 बटे y। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ से √3y इक्वल टू 28.5, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इधर हो रहा है मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड।
चलिए, अब चूंकि √3 हमारा है नीचे, तो रूट को हटाने के लिए हम लोगों ने √3 से ऊपर नीचे करा दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो गया 28.5 √3, और √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा 9.5 बार, अर्थात y की जो वैल्यू आएगी वो कितने का आ जाएगा 9.5 √3। ऐसे ही हम बात करेंगे एक बार त्रिभुज ACD में, किसमें ACD, ये बड़े वाले ट्रायंगल में। तो ऐसे कंडीशन अब की बार हमको मिलने वाला कितना है 30, कितना मिलने वाला है 30, और फार्मूला क्या होगा लंब बटे आधार। लंब हमारा 28.5, लेकिन आधार क्या होगा अब की बार A से लेके पूरा C, मतलब x प्लस y। तो हमारे पास क्या हो जाए x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ हमारे पास दिया गया 28.5 बटे x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये मिला। अब यहाँ से हमको y की वैल्यू जो पता थी उसको हमने क्या कर दिया, रख दिया। प्लस ये हमारा था, इधर चला गया, हो गया माइनस, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना मिलेगा 19√3 मीटर। और लड़का क्या किया है A से B तक यही तो गया है, अर्थात कितना दूर गया था x मीटर, और x की वैल्यू हमारा आया 19√3 मीटर, अर्थात लड़का भवन की ओर कितना दूर चलकर गया है 19√3 मीटर चलकर गया है। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, कह रहा भूमि से कितना मीटर 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, कह रहा ये हमारा 20 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है, और इसी के ऊपर लगा हुआ एक संचार मीनार, और इसी संचार मीनार के एक बार बोला तल, तो संचार मीनार यहीं से तो लगा है, तो संचार मीनार का तल ये होगा और शिखर ये होगा। कह रहा तल द्वारा जो बनाया गया कोण है वो 45 है, और शिखर द्वारा बनाया गया कोण कितने का है 60 है। तो आप बताइए इस मीनार की ऊंचाई, अर्थात संचार मीनार कितना ऊंचा है, अर्थात संचार मीनार की हाइट क्या है, यही हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। कन्फर्म? चलो, तो इसको सपोज कर लेते हैं हम लोग h, और इसको सपोज कर लेते हैं x। कोई डाउट? तो एक बार हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हमको मिलने वाला क्या है tan 45, फार्मूला होगा लंब बटे आधार। लंब हमारा है 20, आधार हमारे पास है x, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ 20 बटा x, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 20। ऐसे ही अगर हम बात करें इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो ABD में, और ABD के द्वारा बना कोण कितने का था 60, तो ऐसे कंडीशन में tan 60 फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। अब की बार लंब टोटल होगा B से लेकर D तक, तो B से C तक 20 और C से D तक h, अर्थात टोटल इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 20 प्लस h, और आधार तो हमारे पास था x। tan 60 की वैल्यू होती कितनी है √3, और ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू हमारा जैसे था ऐसे लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, तो 20 प्लस h इक्वल टू 20√3, प्लस 20 इधर था उधर चला गया माइनस 20, दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो 20 क्या है कॉमन, तो यहाँ से 20 निकल जाएगा तो क्या बचेगा √3, और यहाँ से जब 20 निकल जाएगा तो यहाँ से इंटू 1 कर सकते हैं ना, तो 20 निकल गया, क्या बचेगा 1। और यही हमारी क्या थी संचार मीनार की ऊंचाई, क्योंकि यही h ही तो हमने संचार मीनार की ऊंचाई माना था। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक पेडिस्टाल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कह रहा नीचे हमारा कोई एक पेडिस्टाल है, इसकी हाइट इस बार हमको नहीं दिया है, लेकिन कह रहा इसके ऊपर जो मूर्ति है इसकी जो हाइट होगी वो कितने का होगा 1.6 मीटर। तो चलिए मान लेते हैं 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है 60। कह रहा भूमि पर कोई एक बिंदु ये होगा, और जब मूर्ति के शिखर को हम देखेंगे तो कितने एंगल बनेगा 60, कोई दिक्कत नहीं। और उसी बिंदु से पेडिस्टाल के शिखर का उन्नयन कोण कितने का बनेगा 45। कह रहा लेकिन यहीं से जब हम पेडिस्टाल के शिखर को देखते हैं तब एंगल कितने का बनता है 45। तो कह रहा इस हिसाब से आप बताओ पेडिस्टाल की ऊंचाई कितनी होगी। कोई डाउट? चलिए तो इसको हम मान लेते हैं h और इसको मान लेते हैं x, और एक बार हम फिर से चलेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में चलेंगे, लंब और आधार फिर हमारे टारगेट में है, और लंब आधार हमारा आता है tan में, इसलिए tan 45 इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब था h, आधार था x। tan 45 की वैल्यू होती कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, x किसके इक्वल हो जाएगा h के।
इसी प्रकार हम बड़े वाले जब त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में, तो ABD में चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा tan 60, और अब की बार जो लंब का काम करेगा 1.6 प्लस h, क्योंकि टोटल कौन लगेगा BD, तो लंब हो जाएगा 1.6 प्लस h, और अपान में हमारे पास क्या है x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और h का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा √3h, और यहाँ बचेगा 1.6 प्लस h। प्लस h को अगर हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा -h, और ऐसे कंडीशन में दोनों ही जगह हमारे पास है h, तो h को आप कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ से मिलेगा √3, यहाँ h पूरा निकल गया तो क्या बचा होगा 1। इसका हमारा h के साथ हो रहा मल्टीप्लाई, इधर भेजेंगे क्या होगा डिवाइड, क्योंकि फिर हमारा रूट नीचे आ रहा है, तो इस रूट को हटाने के लिए हमने करा दिया परमेयीकरण, तो इसका माइनस था, इसका प्लस से हमने ऊपर नीचे करवा दिया क्या गुणा, इसका इसके साथ गुणा होगा वही रह जाएगा। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बन क्या रहा है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, और b वाले जगह पे हमारे पास था 1, इसलिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 √3 प्लस 1 तो था ही, बटे में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 में से 1 निकलेगा कितना बचेगा 2, और 2 से अगर हम इसमें डिवाइड कराएंगे तो 0.8, और √3 प्लस 1 तो हमारे पास पहले ही था, अतः पेडिस्टाल की ऊंचाई हमको मिल चुकी है। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नवा क्वेश्चन दिया गया, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30। करा इस बार एक मीनार है और एक भवन है, तो चलिए हमने मान लिया ये हमारा मीनार होगा और ये हमारा क्या होगा भवन होगा, ठीक, माने BC एक मीनार है और AD एक भवन है, ये हमने पहले क्या कर लिया मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा मीनार के पाद बिंदु से कोई भवन के शिखर को देख रहा है तो कितने डिग्री का बन रहा है 30, कन्फर्म। और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये है, से मीनार के शिखर, कह रहा जब यहां से मीनार के शिखर को देखा जाता तब कितने का बनता है 60, कन्फर्म। कह रहा मीनार की हाइट जो दिया गया वो है 50, तो हमको बतानी है भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई चूंकि हमको दिया नहीं था इसलिए इसको हमने क्या मान लिया h, और आधार को हमने मान लिया x। सबसे पहले हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, हमको लंब पता है, आधार निकालना, इसलिए क्या लेके चलेंगे tan, एंगल बन रहा था 60, इसलिए क्या हो जाएगा tan 60, लंब बटे आधार, tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, √3x बराबर हो जाएगा 50, तो रूट का हो √3 का इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर भेज देंगे हो जाएगा डिवाइड, कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं, अब की बार हम चलेंगे इस वाले त्रिभुज में, किसमें ABD में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, इसके द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो कितने का है 30, कितने का दिया गया है 30। फार्मूला हमारा क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास है h, आधार हमारे पास है x, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो tan 30 की वैल्यू होती कितनी है 1/√3 h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x एक कम x की वैल्यू आ जाएगी √3h, लेकिन हमको x की वैल्यू पता थी तो x की वैल्यू हमने क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया। अब √3 का यहाँ हो रहा मल्टीप्लाई, इधर भेजेंगे डिवाइड, और √3 का √3 में गुणा होकर कितना हो जाएगा 3, अर्थात √3 का √3 में गुणा होकर हो जाएगा 3h बराबर क्या हो जाएगा 50, या 3 का मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाएगा डिवाइड, तो h इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 50/3 मीटर, और यही हमारी क्या होगी भवन की ऊंचाई। किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी हमने सपोज कर लिया एक सड़क होगी जिसके आमने सामने सेम हाइट, जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इसकी होगी, दो क्या लगे खंभे। चूंकि हाइट हमको दिया नहीं है इसलिए हाइट दोनों की हम लोग क्या मान लेंगे h, कन्फर्म। आगे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। कर अगर हम बात करें तो इन दोनों का बीच में जो हमारी सड़क थी और ये दोनों खंभे हैं, इसी बीच में सड़क से कहीं से देखा गया तो एक के द्वारा बनाया गया कोण 60 है और एक के द्वारा बनाया गया कोण
30 है, लेकिन वो बिंदु कहाँ है हमको पता नहीं है। लेकिन हमको ये तो पता था कि टोटल जो लंबाई है, सड़क की जो चौड़ाई है, वो कितने का है, 80 मीटर। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम मान लेते हैं x। अब बताओ, टोटल 80 था, ये इतना हो गया x, तो बाकी कितना बचा होगा, 80 माइनस x। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हमें बतानी क्या है, खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु से दूरी। करे खंभे कितने बड़े थे और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी क्या है और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी क्या है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हम किस वाले त्रिभुज में चले, ए बी ई में। ए बी ई में ए बी लेके चलना चाह रहे हैं, तो अगर हम ए बी ई में चले तो यहाँ पे एंगल कितने का है, 60, और आधार और कर्ण, आधार और लंब, ये दो हमको यहाँ से क्या करने हैं, पता। और आधार और लंब हमारा आता किस में है, आधार और लंब हमारा आता है tan में। तो इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, tan 60। फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है h, आधार हमारे पास है x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो h इज इक्वल टू मिल जाएगा √3x। कन्फर्म। तो यहाँ से h की वैल्यू हमको पता हो चुकी है। ऐसे कंडीशन में अब हम दूसरे ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या है, BCD। BCD, BCD में चले तो एंगल कितने का है, 30, इसलिए हम लेके चलेंगे tan 30। फार्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है h, आधार हमारे पास है 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ऐसे कंडीशन में फिर इस काम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 का मल्टीप्लाई h के साथ होगा √3h, और 80 माइनस x का 1 के साथ होगा, तो कोई बदलाव नहीं आएगा, वैसे का वैसे रह जाएगा। अगर हम बात करें तो h की वैल्यू हम निकाल चुके थे, h का मान इसमें रख लेते हैं। तो h की वैल्यू आई थी √3x। √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा 3x, माइनस x इधर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस x, और 3 और 1 4x। 4 का हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड। तो 4 से अगर हम 80 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। अर्थात x की वैल्यू हमको कितनी मिल चुकी है, 20। x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 20। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। आगे इसी x का मान हम लोग कहाँ रखवा दें, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो h इज इक्वल टू √3 तो पहले से था, और x वाले जगह पे 20, अर्थात कितना हो जाएगा, 20√3। तो खंबे की ऊंचाई तो हमको पता चल गई 20√3 मीटर। और अगर हम AE से बात करें तो AE से दूरी x थी, और x की वैल्यू कितनी आई थी, 20। तो AE वाली की हमारे जो पहला जो खंबा था, इससे दूरी आ गई कितने की, 20 की। और अगर हम CD वाले से बात करें तो था 80 माइनस x, और 80x वाली वैल्यू है 20, अर्थात दूसरे खंबे से इसकी दूरी कितनी की होगी, 60 मीटर। कोई डाउट नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर हमसे बोला गया, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो हमने मान लिया कि हमारा BC एक नहर होगा, इसके एक तट पर एक हमारा टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टावर के कह रहा है, जब दूसरे तट से, ये जो हमारा नहर था, नहर के दूसरे तट से जब टावर के शीर्ष को देखा गया तो कितने का एंगल बना, 60। कन्फर्म। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कर अब तट से 20 मीटर दूर जाइए, सेम उसी लाइन में इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30। कर इसी से जब 20 मीटर और हम पीछे चलते हैं और वहां से फिर हम टावर के शिखर को देखते हैं, तब इसके द्वारा एंगल कितने का बनता है, 30। तो कह रहा टावर की ऊंचाई क्या होगी और नहर की चौड़ाई क्या होगी, ये दोनों हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो हमने टावर की ऊंचाई को मान लिया h और नहर की चौड़ाई को मान लिया x। कन्फर्म। तो चलिए पहली बार हम चलेंगे त्रिभुज BCD में। तो अगर हम त्रिभुज BCD की बात करें तो यहाँ पे एंगल कितने का था, 60, इसलिए हो जाएगा tan 60। फिर क्या होगा, लंब बटा आधार, क्योंकि tan का फार्मूला यही होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास था h, आधार हमारे पास था x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो h इज इक्वल टू मिल जाएगा √3x। कन्फर्म।
चलिए बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, ए सी डी में एंगल कितने का बन रहा है 30, फिर लंब और आधार की जरूरत है तो इसलिए tan 30। फार्मूला हो जाएगा लंब और आधार का काम कौन करेगा, टोटल ए से सी तक, तो ए से बी तक था 20 और बी से सी तक था x, अर्थात हो जाएगा 20 प्लस x। तो tan 30 अंश का tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा h/20 प्लस x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो √3h इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस x। अब h की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता था, h का वैल्यू यहाँ पे रखवा दीजिए। √3 तो पहले से था हमारे पास, √3 ऐसे ही रहेगा और h वाले जगह पे √3x था, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस x इधर आएगा माइनस x, 3 में से 1 निकल जाएगा, 3x में से 1x तो कितना x बचेगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, तो जब 2 से हम 20 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। कन्फर्म, x की वैल्यू मिल गई और यही x का मान हम उठा के कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो वहां से था √3, x वाली वैल्यू हमारे पास है 10, तो h वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। अब h हमारा क्या था, टावर की ऊंचाई थी, अर्थात टावर की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगा 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई हमारी थी x, अतः नहर की जो चौड़ाई होगी वो हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर। कन्फर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर हमसे बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। कह रहा हमारे पास 7 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है और एक कोई केबल टावर है। जब भवन के शिखर से, साफ साफ बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये होगा और केबल टावर का शिखर ये होगा। जब इसको देखा गया तो कितने का एंगल बना 60, और इसके पाद का अवनमन कोण, माने यहीं से जब इसके पाद को देखा गया अर्थात निचले सिरे को देखा गया तब एंगल कितने का बना 45। तो कह रहा ऐसे कंडीशन में आप हमको क्या बताइए, टावर की ऊंचाई, क्या बताइए टावर की ऊंचाई, अर्थात इस टावर की हाइट हमारी क्या रही होगी, यही हमें क्या करना है बताना है। कन्फर्म। तो ये वाली दूरी हमको नहीं पता थी, इसको हमने मान लिया h। अब अगर ये 7 होगा तो ये भी कितना होगा 7 होगा, और इसको हमने मान लिया x, तो अगर ये x होगा तो ये वाला भी कितना होगा x ही होगा। कन्फर्म। अतः हम लोग सबसे पहले किस में चलेंगे, त्रिभुज ABE में, ABE इस वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पे हमारे पास कितना एंगल है 45। लंब और आधार की बात हो रही है इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे tan। तो यार tan 45 इक्वल टू क्या हो जाए लंब बटे आधार, लंब था 7, आधार था x, 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x एक कम कितना हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 7, माने x की वैल्यू हम जान गए। अब की बार चलेंगे त्रिभुज ECD में। तो ECD में अगर हम चले तो यहाँ पे कितना डिग्री था 60 और लंब हमारा था h, आधार हमारा था x, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा h/x, या tan 60 की वैल्यू होती है √3 और यहाँ से क्या है h/7। तो तिरछा गुणा करा लेते हैं, h वाली वैल्यू मिल जाएगी 7√3 मीटर। अभी तो ये h मिला और हमसे पूछा क्या गया है टावर की ऊंचाई, क्या पूछा गया टावर। तो टावर तो हमारा टोटल B से लेके D तक था ना, तो B से लेके D तक अगर बात करें तो ये 7 तो ये रहेगा BC, और BC में क्या जोड़ना पड़ेगा CD, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा BC प्लस CD। BC वाली वैल्यू हमारे पास है 7, CD वाली वैल्यू हमारे पास है 7√3। तो अगर हम दोनों में ध्यान से देखें तो 7 है कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1, प्लस था प्लस और यहाँ से 7 निकल गया, क्या बचा होगा √3। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा जो टावर की ऊंचाई होगी वो हमारा क्या हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर। कोई डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर हमसे बोला है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। कह रहा हमारे पास 75 मीटर ऊंचा कोई लाइट हाउस है और 2 जहाज हैं जिनको जब वो देखता है कोई लाइट हाउस पे से, कहां से ऊपर से, अवनमन बोला है ना, तो ऐसा इसका मतलब यहाँ वाला एंगल जो हमारा बना होगा। तो इस प्रकार ये जो एंगल हमारा बना होगा ये 45 का बना होगा और ये वाला एंगल कितने का बना होगा 30। कर यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज से ठीक बीच हो, माने दोनों ही जो जहाज है लाइट हाउस के एक ही तरफ है, तो चलिए दोनों ही लाइट हाउस एक तरफ है,
तो यहाँ वाला जो अगर हमारा 45 होगा तो एकांतर कोण से यहाँ 45 हो जाएगा, अगर ये 30 होगा तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कितने एंगल का हो जाएगा, 30। कन्फर्म इतना। चलिए अब ये दोनों ही हमको नहीं पता था, मान लेते कितना, ये वाली दूरी हो जाएगी x और ये वाला हो जाएगा y। कह रहा तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, इसका मतलब पहली जहाज होगी a पे, दूसरी जहाज होगी b पे, माने हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x का। कन्फर्म। तो एक बार हम चलेंगे त्रिभुज BCD में। BCD में कितना मिलेगा, 45। फार्मूला होगा tan का लंब बटे आधार, लंब था 75, आधार था y। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तिरछा गुणा करा देंगे, y की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 75। ऐसे की बार हम चलेंगे बड़े त्रिभुज में ACD में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD में tan इस बार कितना मिलेगा, 30। अब tan 30 अंश, फार्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, लेकिन आधार तो पूरा x y होगा, तो ऐसे कंडीशन में x प्लस वाई, तिरछा गुणा करा दो, x प्लस वाई बराबर 75√3। y की वैल्यू हमको 75 75 रख देते हैं, तो प्लस 75 इधर जाएगा, माइनस 75। ध्यान से देखो दोनों में 75 हमारा है कॉमन, तो यही हमारी x की वैल्यू जो थी यही तो थी दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको पता हो गया है। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कहा क्या गया है, 1.2 मीटर हाइट की कोई एक लड़की है, ठीक, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को क्या कर रही है, देख रही है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना था, 60। कर जब यहां से इस गुब्बारे को देख रही है तो कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, मतलब गुब्बारा उससे कहां गया होगा, दूर गया होगा, क्योंकि दूर गया होगा तभी एंगल हमारा क्या बन रहा होगा, छोटा। इसका मतलब इस वाले से इसकी एंगल कितने की बन रही है, 30। कन्फर्म। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, करा इस समयांतराल में यह गुब्बारा कितनी दूरी तय किया होगा, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहां से यहां गया है, तो ये दूरी हमको नहीं पता थी, इसको मान लेते y, और यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्योंकि ये भी दूरी नहीं पता है तो इसको हम लोग कितना सपोज कर ले, x। तो एक बार हम चलेंगे त्रिभुज ABE में। किस में चलेंगे, एक बार छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं और एक बार बड़े वाले में चलेंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास था tan 60। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, यहां से नीचे से इसकी टोटल हाइट कितनी थी, 88.2। अब इसमें 1.2 जो है इस ट्रायंगल को बनाने में भाग ले रहा है, नहीं, तो इसलिए 88.2 में से 1.2 को हम घटा देंगे, तो बाकी जो C से D के बीच की जो लेंथ बचेगी वो कितने हो जाएगी, 87। कन्फर्म। चलिए, तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो ये वाला अगर 87 है तो ये भी तो 87 ही रहा होगा, तो लंब हमारे पास हो गया 87 और आधार हमारे पास कितना था, x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा √3x। तो ऐसे कंडीशन में x इक्वल टू क्या होगा, √3 का इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड। कोई दिक्कत। चलिए x की वैल्यू तो मिल गई। ऐसे ही बड़ा वाला त्रिभुज ACD में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में यहाँ पे कितना मिलेगा, 30 अंश। तो tan 30 फार्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, पूरा ACD गया है ना, तो आधार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो ये हमने लिख दिया, tan 30 बराबर हो जाएगा 87 बटे x प्लस वाई। 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर मिलेगा 87√3। x वाली वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 87 बटे √3, तो ये प्लस में था, इधर जाएगा हो जाएगा माइनस। तो y इक्वल टू यहाँ से बटा 1 कर सकते हैं ना, बटा 1 करके √3 और 1 कैल्सियम कितना होगा, √3। तो √3 से इसे मल्टीप्लाई होगा तो √3 का √3 में 3 और 3 का 87 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 261। अब 261 में से 87 को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 174 और अपान में कितना है, √3। चूंकि नीचे √3 है और √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 174 √3 और √3 का √3 में गुणा हो जाएगा
3, और 3 से इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 58 बार। ऐसे कंडीशन में जो y की वैल्यू हमारी मिलेगी वो कितना मिल जाएगा 58√3। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि यही तो दूरी तय किया था गुब्बारा, कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। डाउट नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कह रहा है कोई हमारे पास मीनार है और एक कोई कार है जो इसी मीनार की तरफ बढ़ते हुए चली जा रही है। कितने अंश के कोण पर देखता है? 30 अंश के कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। मतलब जो कार की स्पीड है वो एक समान है, वो घट बढ़ नहीं रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। मतलब कार उसके और नजदीक पहुंच गया होगा। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो अब यहां से जब देखता तब कितने का बनता है? 60 डिग्री। कन्फर्म? इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कह रहा अगर इस बिंदु से मीनार के पाद तक उसको पहुंचना हो तो कितना समय लगेगा, मतलब बी से सी तक जाने में क्या टाइम लगी होगी, ये हमें क्या करना है? बताना है। कन्फर्म? चलिए अब हमें इस सी से डी के बीच की दूरी नहीं पता है, तो इसकी हाइट को हम लोग कितना मान लेते हैं? h। कन्फर्म? और एक बात, कार की चाल भी हमको नहीं पता थी, लेकिन ये पता था कार जो चल रहा है वो एक समान गति से चल रहा है। तो हमने मान लिया कार की जो चाल होगी कितना होगा? x मीटर प्रति सेकंड। कन्फर्म? तो इस हिसाब से बताओ ए से बी के बीच की दूरी क्या होगी। हमको ये पता था कि ए से बी तक जाने में कितना समय लिया है? 6 सेकंड। तो दूरी का फार्मूला होता क्या? चाल गुणे समय। चाल हमने मान लिया x और समय हमको दिया था 6 सेकंड। तो 6 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6x। मतलब ए से बी के बीच की जो दूरी होगी कितना हो जाएगा? 6x। कन्फर्म? ऐसे ही B से C तक जाने में कितना समय लगा ये हमको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि B से C तक जाने में लगा समय कितना रहा होगा? T। तो B से C तक जाने में अगर T समय लगा होगा तो ऐसे कंडीशन में B से C की दूरी क्या होगी? फिर वही फार्मूला होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल था x, समय था t, तो कितना हो जाएगा? tx। इतने में कोई डाउट? मतलब यहां से यहां की जो दूरी होगी ये कितना हो जाएगा? tx हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे सबसे पहले हम किस में चले? त्रिभुज BCD में। अब त्रिभुज BCD में चलेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 60, और फिर लंब और आधार का ही जिक्र हो रहा है, माने फिर हम लेके चलेंगे tan। तो tan 60 का फार्मूला क्या हो जाएगा? tan का फार्मूला लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास था h, आधार हमारे पास था tx, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तिरछा गुणा करा देंगे, h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3tx। कोई डाउट? चलिए इसी प्रकार हम लोग चलेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में ACD में। ACD में हमारा एंगल कितने का बन रहा है? 30। लंब तो हो जाएगा h, लेकिन इस बार आधार हमारा टोटल A से C होगा, माने 6x + tx। कन्फर्म? तो tan 30 अंश का फार्मूला हो जाएगा h/6x + tx, और tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। चलिए तिरछा गुणा करा देते हैं, 6x + tx, 6x + tx, और √3 में h का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? √3h। ऐसे कंडीशन में h की तो वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं। कितना आया था h का मान? √3tx। तो h वाले जगह पर हमने रख दिया √3tx, और यहाँ से दोनों में क्या था? x हमारा था कॉमन, तो x निकल गया, यहाँ से बचा होगा 6, यहाँ से x निकल गया, बचा होगा t, और x से x हमारा क्या हो गया? कैंसिल। √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t, और यहाँ से +t इधर जाएगा -t, तो 3t में से 1t निकल जाएगा, कितना बचेगा? 2t, और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाएगा डिवाइड, 2 तिया 6, अर्थात t वाली जो वैल्यू आएगी वो कितने का हो जाएगा? 3। अतः कार द्वारा लिया गया जो समय होगा वो कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। तो हमसे यही पूछा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ आपका पाठ 9 जो था ये पूरा हो गया एक ही वीडियो में कंप्लीट। धन्यवाद।